राइट। चलिए, हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे। तो रिलेशनल अलजेब्रा के जो मेन ऑपरेशंस थे, जिसमें आपका था प्रोजेक्शन था, सिलेक्शन था, ठीक है, कार्टेशियन सेट डिफरेंसेस थे आपके, है ना, ये लोग चीज़ें हम कर चुके थे। और कुछ चीज़ें हमारी उसमें रह गई थी ना, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन एंड सेट डिफरेंसेस, ये हमने कर लिए थे। अब आते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और रीनेम, ये जो चीज़ें हमारी बच गई थी। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो इसी में हम सारा ज्वाइनिंग वगैरह सारा कवर कर लेंगे, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट से मेरा मतलब हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, क्रॉस ज्वाइन करते हैं, सेम वही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्रॉस ज्वाइन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ही बात होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में वही करेंगे आपका, तो रिजल्ट हमेशा, चाहे वो आप एसक्यूएल में क्वेरी लिखें या फिर रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर क्वेरी लिखें, आउटपुट हमेशा सेम आता है ना, ज्वाइनिंग का ऑपरेशन सेम है, क्योंकि दोनों की एक्सप्रेसिव पावर, मैंने आपको पहले बताया था कि जो क्वेरी आप रिलेशनल अलजेब्रा में लिख सकते हैं वही क्वेरी आप एसक्यूएल में लिख सकते हैं। जो क्वेरी एसक्यूएल में रिप्रेजेंट की जा सकती है वो रिलेशनल अलजेब्रा में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। तरीका रिप्रेजेंटेशन का बदल जाता है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन यूजली हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं। एक तो रिलेशनल अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका रिलेशनल अलजेब्रा में उसको किस तरह से मेंशन कर सकते हैं या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये होगा कि कोई एसक्यूएल क्वेरी दे दी, ठीक है, इसको रिलेशनल अलजेब्रा में रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर रिलेशनल अलजेब्रा में कोई भी क्वेरी आपको दे दी है, इसको एसक्यूएल में कन्वर्ट कीजिए। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने दोनों का कन्वर्जन भी आपस में देखा था। यहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिक बिल्डिंग का भी काम होता है, क्योंकि एक क्वेरी को हम कई तरीके से लिख सकते हैं ना, एक तरीके मतलब एक फिक्स तरीका नहीं होता है, उसको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत से तरीके होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि किसका क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे नहीं है ना। तो हमें जब इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सिंटेक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसका क्या आउटपुट आ रहा है, उसके बाद हमारा जो ब्रेन है वो इतना डेवलप हो चुका होता है कि हम किसी भी क्वेरीज का फिर आउटपुट निकाल सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट काफी पड़ती है, ठीक है। और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा, टीआरसी और डीआरसी, ये मान के चलते हैं कि अगर 50 क्वेश्चन आपके प्रोग्रामर में है, वैसे तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, पर 50 क्वेश्चन अगर डीबीएमएस में है तो 10 से 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इस यूनिट में से आपका बनाया जाता है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपकी काफी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो कार्टेशियन ज्वाइन था आपका, क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है, वो कैसे करते हैं। तो हम रिलेशनल अलजेब्रा कर रहे थे, रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हम क्रॉस ज्वाइन बोल रहे हैं, ठीक। तो एसक्यूएल में जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक रिलेशनल अलजेब्रा में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एसक्यूएल जब भी क्वेरी लेता है, मैंने हमेशा बताया था कि एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यू देता है, ठीक है। और अगर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू लेनी है तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमें देना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये तो क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू देता है, बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यू। और जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो बाय डिफॉल्ट यूनिक वैल्यू देता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू देता है, बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू देता है। बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट है, जो डुप्लीकेट है उसको एलिमिनेट कर देता है, वैल्यू प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेरी आपके चेंज हो जाते हैं, लिखने का तरीका फिर चेंज हो जाएगा, आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड एसक्यूएल में लिखना पड़ेगा, वो इसके इक्विवेलेंट होगा, इसलिए ये चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब इसका साइन क्या हो जाएगा सर, साइन चेंज हो जा रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, जैसे है ना क्रॉस प्रोडक्ट है तो R1 क्रॉस R2, R1 कोई टेबल है, ये R2 टेबल है, आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, तो आपका क्रॉस हो गया। करने का तरीका जो आउटपुट है वो दोनों का सेम आ रहा है, चाहे एसक्यूएल में करो चाहे इसमें करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है आपका, है ना। तो क्या हो गया सर इसके अंदर कि मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं कुछ, R1 डेटा कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन करने का तरीका एक जैसा ही रहता है। R1 है
और मान लीजिए एक टेबल है आपके पास R2। R1 टेबल है, इसके अंदर A और B एलिमेंट है, एट्रीब्यूट्स हैं। ये है A B एंड C। B का एलिमेंट है 100, कुछ भी हो सकता है डेटा, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं डेटा ले रहा हूं वही है, XYZ कुछ भी डेटा हो सकता है। ये है आपका R2, ये है आपका X और ये है आपका Y, XX YY एंड ZZ। Y का कोई भी डेटा ले लीजिए आप, 99, ठीक है, 11 और 101। ये R1 टेबल है और ये आपकी R2 टेबल है। ये R1 टेबल है, ये R2 टेबल। हमें क्या करना है सर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मान लीजिए आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया R1 मल्टीप्लाई R2, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा सर, जैसे हम क्रॉस ज्वाइन में कर रहे थे वो यही करना है और कुछ नहीं है। तो आपके पास क्या होगा कि सर ये जो है वो तो ऐड हो जाएंगे, एट्रीब्यूट ऐड हो जाते हैं ना, तो ये होता है एट्रीब्यूट A B X और Y, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, भाई मैंने आपको बताया था ना, क्रॉस प्रोडक्ट एक बार तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। सेकंड टाइम क्या होगा, जो सेकंड रो है वो मल्टीप्लाई होगी, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। फिर क्या होगा, थर्ड रो है वो मल्टीप्लाई होगी आपकी, वो आपकी इससे हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड। ये लो, अब इसको आपको लिखना है, लिख दीजिए आप। ये सर मैंने ये लिख दिया इसके अंदर AA, फिर हो गया ये वाली फर्स्ट रो है ना 100, ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है सर, इस XX से मल्टीप्लाई हो रही है, और फिर क्या है आपका 99। सेकंड रो ले लीजिए आप, सेकंड क्या है, ये वाली जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो गया आपका AA 100 YY और 11। फिर ठीक है, तीसरा वाला है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, AA 100 ZZ 101, ठीक है। सिंपल चीज है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम SQL में कर रहे थे सेम यहाँ करना है ना, केवल क्वेरी लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी कुछ नहीं, सिंटेक्स में डिफरेंस होता है। अब आ जाइए आप बी वर्ब, कौन सा ले, ये ले लेते हैं सर, ये वाला है, इसका भी पहले इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आया सर, BB, नहीं ये दिखाई नहीं देगा ना आपको, वाइट बोलते हैं, ठीक है। 200, ये किससे हो जाएगा, XX 99। फिर ये वाला है वो इस रो के साथ हो जाएगा, BB 200 YY एंड 11, BB 200 ZZ 101, CC 300 XX 99, CC 300 YY 11, CC 300 ZZ 101। ये आपका टोटल हो गया। अब इसमें कितनी रो निकल के आई, अगर मैं बात करूं कि सर नंबर ऑफ कॉलम कितने निकल के आए हैं, जब R1 क्रॉस R2 करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम कितने आपके पास निकल के आते हैं, नंबर ऑफ कॉलम A प्लस B, मतलब इसके कॉलम प्लस इसके कॉलम। मान लीजिए इस कॉलम को मैं X से डिनोट कर देता हूं, इसके कॉलम को Y से डिनोट कर देता हूं, तो X प्लस Y। नंबर ऑफ टपल कितने निकल के आते हैं, नंबर ऑफ टपल्स 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब अगर मैं इसको M से डिनोट कर दूं, इसको N से कर दूं, तो मल्टीप्लाई N, M क्रॉस N। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी बनते हैं ना, कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने निकल के आ रहे हैं। सो इज दिस क्लियर अजय, क्लियर है, ठीक है। सेकंड है आपका थीटा ज्वाइन, थीटा ज्वाइन। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो क्रॉस ज्वाइन होता है और थीटा ज्वाइन होता है, इसमें माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है। जहां कंडीशन आ गई वो थीटा ज्वाइन बन जाता है आपका, है ना। क्रॉस ज्वाइन तो होगा बट कंडीशन के हिसाब से आपका होगा, है?
तो ये आपका थीटा जॉइन है। अब इसको रिप्रेजेंट मतलब काम तो वो भी एसक्यूएल में वही काम कर रहा है और रिलेशनल अलजेब्रा में वही काम कर, लिखने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है ना। तो हमने क्या कहा कि सर मैं एक एसक्यूएल क्वेरी लिख रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो एडवांस क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनते हैं आपके, कि आपको एसक्यूएल दे दिया, इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करो, या रिलेशनल अलजेब्रा दे दिया, इसको एसक्यूएल में कन्वर्ट करो, है ना। तो यूजुअली जो अच्छे एग्जाम्स हैं, गेट वगैरह है या फिर जैसे रिसर्च के एग्जाम्स हैं, वहाँ इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जो आपके दिमाग पर काम करें, है ना। केवल फैक्ट बेस बहुत कम बनते हैं। तो वहाँ आपको थोड़ी सी गहराई से जाना पड़ेगा, बार बार उसको सोचना पड़ेगा, है ना। तो हमने कहा कि सर एसक्यूएल में हम कैसे लिखते हैं थीटा जॉइन को, कि मैंने ये कहा कि सेलेक्ट ए बी, कि मुझे ए बी कॉलम चाहिए किसी टेबल के फ्रॉम टेबल आर और एस, दो टेबल हैं, आर टेबल है और एक एस टेबल है, इससे ए और बी चाहिए, ठीक है। वेयर, अगर मैं एक वेयर कंडीशन नहीं देता तो ये कौन सा ज्वाइन हो जाता है, सिंपल क्रॉस ज्वाइन हो जाता है ना। वेयर आर डॉट सी ग्रेटर देन एस डॉट डी, जहां जो आर डॉट सी है वो, अब सी कोई भी कॉलम हो सकता है ना, मैंने टेबल नहीं दी, हमने तो एक क्वेरी आपको लिख के दी है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। तो मैंने क्या कहा सर, इस रिलेशनल अलजेब्रा को, एक कॉलम के लिए क्या आएगा, पाई आता है आपका, तो हमने कहा सर पाई ए बी या प्रोजेक्शन ए बी, ठीक है, हमने इसको ये लिख दिया। अब जब भी हम थीटा ज्वाइन कर रहे हैं, थीटा ज्वाइन जब भी होगा ना आपका ये वाला, तो हमने क्या कहा सर, थीटा ज्वाइन की कंडीशन है ये वाली, ये जो डंबल होता है ना, इस तरह से डंबल हो गया, किसको ज्वाइन कर रहे हो, एस को ज्वाइन कर रहे हो, और इसके नीचे इसकी कंडीशन हो जाएगी। मतलब हमने ये कहा कि इस तरीके से लिख दीजिए आर और एस, और यहां कंडीशन लिख दीजिए, ये आपकी कंडीशन है, जो भी कंडीशन आपको देनी है। अभी कंडीशन क्या थी, ये वाली थी, तो हमने इसको लिख दिया आर डॉट सी ग्रेटर देन एस डॉट डी, ठीक है। ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताएं। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं कहता हूं आपको एग्जामिनेशन में एसक्यूएल लिखा आ गया, ये वाली क्वेरी लिखी आ गई, और इसको रिलेशनल अलजेब्रा में आपको कन्वर्ट करना है, और आपको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, सही है, लेकिन इसी क्वेरी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो किसी भी तरीके से, मतलब उसका आउटपुट सेम आना चाहिए। अब मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखा सर, मैंने ये लिखा कि सर पाई ए बी प्रोजेक्शन ए बी, ठीक है, ये क्या है, आपको टप्पल की वैल्यू देगा ना, जो सिलेक्शन होगा। तो मैंने कहा कि सर ये जो सिलेक्शन है आर डॉट सी ग्रेटर देन एस डॉट डी, और यहां मैंने कर दिया दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ सर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, यही होता है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर कंडीशन लग जाएगी, कंडीशन के साथ टप्पल निकल के आ जाएंगे, टप्पल का फिर हम निकाल के आ जाएंगे कॉलम। तो ये चीज भी सही है। इसी क्वेरी को, मतलब इस क्वेरी को रन कराओ चाहे इस क्वेरी को रन कराओ, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। अब क्वेश्चन में आपको कैसे भी दे सकते हैं, आपको एसक्यूएल देकर, हो सकता है ये ना देखे ये दे दिया जाए। अब आप देखो भाई, हम जब थीटा जॉइन कराते हैं तो होता क्या, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के हमने कंडीशन के हिसाब से उसकी रो सेलेक्ट कर लेते हैं, रो के हिसाब से फिर हमने उसका कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। तो अब ये लिखो चाहे ये लिखो, एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये कहा है कि ये डिस्टिंक्ट होता है, इसके बराबर होती है, तो ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ डिस्टिंक्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, मैं भूल जाता हूँ इसमें, डिस्टिंक्ट लिखना पड़ेगा। अब ये बात पूरी समझ में आई है थीटा ज्वाइन की, नहीं आई है बता दें। उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। हाँ जी मनोज, ये क्लियर है या नहीं है बताएं। ठीक है, अब इसी में कुछ भी ऐड कर सकता है सामने वाला, कंडीशन तो कैसे भी है, एक कंडीशन दे सकता है, एंड दे सकता है, और दे सकता है, लगा लगा के इसमें कितना भी आगे बढ़ा सकता है, एंड दिस सैलरी दिस ग्रेटर देन दिस लेस देन दिस, और भी लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि मान लीजिए उसी ने इसको क्वेश्चन को और बढ़ा दिया, उसने एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी है कि सेलेक्ट
डिस्टिंक्ट, कोई भी ले लिया आपको, ए बी फ्रॉम आर और एस टेबल से एस, ए और बी कॉलम हमको फाइंड आउट करना है। वेयर, अब कंडीशन दे रखी है आपके पास, वेयर आर आर, इसका मतलब समझते हो ना, आर टेबल का ए एलिमेंट है ना, ग्रेटर देन है एस टेबल का बी एलिमेंट, सॉरी इक्वल है, ये वाली कंडीशन साथ में दे रखी है, एंड आर सी। अब ये दोनों कंडीशन फिलफिल होंगी ना, वही रिजल्ट आपको दे एस डी। ये हमको एसक्यूएल दे रखी है। अब इसको चेंज करना है किसके अंदर, रिलेशनल अलजेब्रा में। तो हमने क्या किया सर, निकालना क्या है, ए बी निकालना है, ए बी कॉलम है, तो हमने क्या कहा सर, पाई ए बी या प्रोजेक्शन ए बी हो गया आपके पास। अब ये जब है तो आप समझ जाइए कि कौन सी कंडीशन है आपकी, थीटा जॉइन है। थीटा जॉइन को हमने कैसे डिनोट करते हैं कि सर आर, इस तरह से बंडल लगा दीजिए, एस या थीटा जॉइन, नीचे कंडीशन दे दीजिए। अब आपने कंडीशन दे दी है आर डॉट ए इक्वल टू एस डॉट बी, ठीक है, ये कंडीशन है। और इसमें जो एंड है, इसमें एंड को कैसे लिखते हैं, यू लिखते हैं, ठीक है। वहां तो और डायरेक्टली देते हैं एसक्यूएल के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और इसके अंदर इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे ही और को क्या लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, उल्टा हो गया। तो एंड हो गया आपका आर डॉट सी ग्रेटर देन एस डॉट डी, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, ये वाले इसको यू कर दीजिए, ये आपका कंडीशन हो गई। या फिर इसी को इस तरह से और लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, प्रोजेक्शन ए बी, जैसे उसको लिखा था कि सर सिग्मा कंडीशन क्या है आपके पास, आर डॉट ए एस बी एंड आर डॉट सी ग्रेटर देन एस डॉट डी, ये हो गया। और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये भी करेक्ट है। तो ये इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, दोनों ही करेक्ट आपकी हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब कोई भी क्वेरी आपके पास दे रखी हो थीटा जॉइन की या क्रॉस जॉइन की, अब वो चाहे एसक्यूएल की फॉर्म में दे हो चाहे रिलेशनल अलजेब्रा, तो रिलेशनल अलजेब्रा को एसक्यूएल में कन्वर्ट करना है, एसक्यूएल को रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करना है ना। जब भी एडवांस क्वेश्चंस में जाओगे तो एडवांस क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको, डायरेक्ट एसक्यूएल पे क्वेश्चन, रिलेशनल अलजेब्रा पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बन रहे, लेकिन जहां भी एडवांस लेवल है वहां इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके लॉजिक को चेंज करते हैं, है ना। वो आपको ये मान के चलते हैं कि बेसिक चीज आपको आती है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम में फंसते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेटा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेबल आपको कुछ ही बना के दी जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है हर जगह, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, नेचुरल ज्वाइन। तीसरा है नेचुरल ज्वाइन। हमने क्या कर लिया, क्रॉस ज्वाइन पढ़ लिया, थीटा ज्वाइन पढ़ लिया, नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है सर, वही ज्वाइन होता है आपका, बस इक्वी ज्वाइन जो हो जाता है ना, मतलब दोनों कंडीशन जो कंडीशन दे रखे हैं वो इक्वल वाली कंडीशन दे देते हैं, तो वो थीटा ज्वाइन जिसके अंदर ये इक्वल वाली कंडीशन आ जाए वही आपका इक्वी ज्वाइन कहलाता है, उसी को हम नेचुरल ज्वाइन बोल देते हैं। तो नेचुरल ज्वाइन आपका है नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन में मैंने क्वेरी लिखी सर एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल में क्वेरी लिखी है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्या लिखा आपने, ए बी फ्रॉम आर नेचुरल ज्वाइन एस। एक चीज जरूर ध्यान देना, देखो जब हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड एसक्यूएल्स पढ़ रहे हैं। कुछ जगह जैसे माई एसक्यूएल में काम कर रहे हैं या फिर ओरेकल में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिंटैक्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, आउटपुट लॉजिक सब जगह सेम होता है ना, तो वहां कुछ डिफरेंस हो जाते हैं, तो उसको लेकर ज्यादा घबरानी नहीं है। हम जो बात करते हैं या कॉम्पिटिशन में बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड एसक्यूएल की बात की जाती है हमेशा, है ना। तो कई बार ऐसा होगा कि आप जब क्वेश्चन करोगे तो कुछ सिंटैक्स में डिफरेंसेस आ जाए लिखने के तरीके में, तो उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होगा सबका, वर्किंग कॉन्सेप्ट हुआ, कभी कभी छोटे मोटे सिंटैक्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अब हमारे पास ये है सर कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए बी फ्रॉम आर
नेचुरल ज्वाइन एस, मतलब ज्वाइन किया है इस दोनों को नेचुरल ज्वाइन के हिसाब से। तो अब इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे कन्वर्ट करें सर? रिलेशनल अलजेब्रा में है डिस्टिंक्ट ए बी, तो ये हो गया प्रोजेक्शन ए बी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोजेक्शन ए बी है ना। और आर नेचुरल ज्वाइन में आपने क्या किया है, ये कंडीशन आपने लगा दी है, ठीक है, आर नेचुरल ज्वाइन। अब जिसको भी इक्वल होगा वो थीटा, जो कंडीशन थी ना, जो भी इक्वल कंडीशन है, जैसे हम यहाँ लिख रहे थे ग्रेटर देन और ये लेस देन इस तरह की, तो यहाँ क्या तो इक्वल वाली कंडीशन आ जाती है। तो इक्वल है तो वो इक्वल कंडीशन लगाते हैं, जो भी इक्वल हो, मान लो आर डॉट ए हो इक्वल टू एस डॉट बी हो, जो भी आपके पास कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन आ जाएगी। नेचुरल ज्वाइन और थीटा ज्वाइन में केवल इतना सा फर्क है, थीटा ज्वाइन में ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इसके अंदर इक्वल वाली कंडीशन का फिल्ट्रेशन होता है आपका। तो ये इक्वल कंडीशन आ गई, ये नेचुरल, ठीक है। अब इसी का एक क्वेश्चन और ले लीजिए, नेचुरल ज्वाइन का ही एक एग्जांपल और ले लीजिए। मैंने ये कहा कि सेलेक्ट एसक्यूएल में एक क्वेरी लिख दी है नेचुरल ज्वाइन की, सर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो क्वेरी बनेगी नहीं, है ना। हाँ, अगर आपको कोई टेबल दे रखी हो, सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, तब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टिंक्ट AC फ्रॉम RS, ठीक है, RS टेबल में से AC अपने को सेलेक्ट करना है और नेचुरल ज्वाइन है अपना, तो हमने क्या कहा है सर, RS वेयर कंडीशन दे रखी है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, RA इज इक्वल टू, पर होनी चाहिए इक्वल, हम इक्वल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, एंड RB इक्वल टू SB, ठीक है, ये कंडीशन। अब ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, अब इसको चेंज करना है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, इससे हम समझ में आ जाएगा कि ये नेचुरल ज्वाइन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ना। तो हमने क्या किया सर, हमने इसमें लिखा पाई AB, क्योंकि हमें कॉलम क्या है, AC है आपका, तो AC होगा ना ये वाला, हाँ AC हो गया, ये AC है ना, AC होगा तब देखो AB क्यों, ये A और C हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ जो कंडीशन है वो लिख दीजिए, R ज्वाइन S, अब ये जो है RA डॉट इज इक्वल टू SA, एंड ये एंड का निशान हो गया, R डॉट B इज इक्वल टू S डॉट B, ठीक है। या तो इसको उस तरह से लिख दीजिए, या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया दूसरा तरीका, AC हो गया, सिग्मा ले लीजिए, RA कलेक्शन वाला जो है S डॉट A, एंड ये वाली कंडीशन है R डॉट B इज इक्वल टू S डॉट B, और यहाँ R मल्टीप्लाई S क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया इसको इस तरह। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये आपका नेचुरल ज्वाइन आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से आउटर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन में सेल्फ ज्वाइन हो, चाहे राइट ज्वाइन हो, चाहे आपका फुल ज्वाइन हो, उसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। भाई लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है कि जो भी मैच्ड वैल्यू हैं वो तो आपको लिखनी ही लिखनी होती हैं, साथ में अनमैच्ड जो रो है ना लेफ्ट वाली टेबल की, वो लिख देते हैं, उसको लेफ्ट ज्वाइन है। राइट में राइट का लिख देते हैं, फुल के अंदर दोनों लेफ्ट और राइट टेबल का लिख देते हैं, बट सिंटेक्स रिलेशनल अलजेब्रा में थोड़ा सा लिखने का चेंज हो जाता है, बस इतना सा फर्क है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहेगा। तो हमने क्या किया सर, अब हम आते हैं आउटर ज्वाइन की तरफ। आज आपका रिलेशनल अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, इसके बाद केवल आपका TRC और DRC बचेगा, है ना, और उसके बाद 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को ले लेंगे इसके। या हो सकता है कि पहले क्वेश्चन करा दें और उसके बाद TRC DRC को, TRC DRC के क्वेश्चंस काफी कम हैं आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर भी, तो ज्यादा नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन SQL और रिलेशनल अलजेब्रा के। तो हमने क्या किया सर, आउटर ज्वाइन, लास्ट है आपका आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में मैंने कहा है आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, दूसरा है आपका राइट आउटर ज्वाइन, जो एसक्यूएल में होते हैं वही यहां होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, कॉन्सेप्ट दोनों का एक है, लिखने का तरीका अलग है। फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है, ये आपके 3 ज्वाइनिंग है। तो पहले हमने क्या किया सर, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हम करते हैं, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा,
अब देखिए लिखने का सिंटेक्स क्या होगा इसके अंदर, भाई फुल जब हम नेचुरल ज्वाइन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ये वाली कंडीशन लगा रहे थे ना, एस, ये दो टेबल हैं इसका हम ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या कीजिए कि जो भी आप ये ज्वाइन का बंडल लगा रहे हैं ना, इस बंडल को ओपन कर दीजिए यहां से, ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि सर ये है वो तो एज इट इज रहेगा, राइट डायरेक्शन की तरफ इसको ओपन कर दीजिए। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा सर, ये जो है वो रखें, इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। ये इस तरीके से मेंशन किया जाता है। हाँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन ही लूंगा, पहले आज ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एसक्यूएल के क्वेश्चन लेंगे, फिर रिलेशनल अलजेब्रा के क्वेश्चन लेंगे, और बाद में टीआरसी और डीआरसी जो बच गया है वो करा देंगे। टीआरसी डीआरसी के ज्यादा क्वेश्चंस अपने पीडीएफ में भी नहीं है, 2-4 क्वेश्चन ही है, तो उसको तो एक अपने को कर लेंगे ना, 1 बाय 1 कर लेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 90 और कुछ कॉन्सेप्ट अगर रह भी गया होगा क्वेश्चन, तो ऐसा कोई बहुत इशू नहीं है। 4-5 चीजें हैं वो हमको ध्यान रखनी है, और ज्वाइनिंग हुआ, एग्रीगेट फंक्शन हुआ, हैविंग है, ग्रुप्स है, ठीक है, इनके जो सिंटैक्स है एंड और इन जो भी है आपके, एग्जिस्ट हो गया, इसी तरह की जो चीजें हैं वो हमको देखना है। डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा तो ऑपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है, कुछ अभी थोड़ी, वो तो कुछ भी दे सकता है सामने वाला, कॉन्सेप्ट सबका एक जैसा ही होता है। और आप ये भी मत समझो कि बहुत ज्यादा टिपिकल दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ना, टिपिकल है तो बहुत सबके लिए टिपिकल है, ऐसा कोई वो नहीं है। 95% क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। 4-5% क्वेश्चन तो देखो हर जगह है, अब उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी नहीं कर पाते हैं, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट 90-95% क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन की तरफ। अब आपकी वैकेंसी का भी पता नहीं चल रहा है कि वैकेंसी कब आएगी। लास्ट 1 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि आ रही है, आ रही है, अब इसका भी पता नहीं है आप लोगों का भी क्या है। आप लोगों की हड़ताल खत्म हो गई क्या? आप लोगों की स्ट्राइक चल रही थी आईएएस की, खत्म हो गई है क्या? चलो, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, इसमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अंदर क्या होता है, जो 3 कंडीशन थी ना, 2 कंडीशन जो होती हैं वो हर जगह काम करेंगी। एक तो हम क्या करते हैं, मैच्ड रो, है ना, सारी जो दोनों टेबल में जो रो मैच कर रही हैं वो ले लेते हैं, मैच्ड रो। और सेकंड क्या होती है, जो अनमैच्ड रो होती है वो लेफ्ट टेबल के लिए लेते हैं, अनमैच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल, अनमैच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल, ठीक है, अनमैच्ड रो ऑफ लेफ्ट टेबल। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है सर, इसमें मैच्ड रो, दोनों टेबल की जो मैच्ड रो है वो ले लेते हैं, और सेकंड क्या है, अनमैच्ड ऑफ राइट टेबल, अनमैच्ड ऑफ राइट टेबल, राइट टेबल। इसमें क्या होता है सर, मैच्ड रो जो एसक्यूएल में था ना, मैं तो केवल आपको वही चीज दोबारा लिख रहा हूं, अनमैच्ड ऑफ, अनमैच्ड रो ऑफ बोथ टेबल, ठीक है। जो हमने एसक्यूएल में किया था सेम वही है, मैच्ड रो दोनों के टेबल में मैच हो गए उसको कर लीजिए, अनमैच्ड लेफ्ट टेबल के लिए लीजिए, इस तरीके से काम फंक्शनलिटी दोनों की सेम रहेगी, फंक्शनलिटी में डिफरेंस नहीं है, केवल लिखने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है। तो अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में लिख देता हूं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, दूसरा है राइट आउटर ज्वाइन, और थर्ड है आपका फुल आउटर ज्वाइन, ये शॉर्ट में लिख दिया है, फुल आउटर ज्वाइन। अब इसका हमें क्या करना है, रिलेशनल अलजेब्रा में कुछ क्वेरी लिखनी है। तो मैंने कहा सर पहला है लेफ्ट आउटर ज्वाइन का, कि सर कोई भी क्वेरी हो, डेटा कुछ भी हो सकता है, तो मैं मान के चलता हूं कि कोई XYZ डेटा है, ये हो गया प्रोजेक्शन, ई नेम हमको निकालना था उस प्रोजेक्शन के अंदर, और फिर क्या किया है सर, हमने कहा सिग्मा एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर वो किसके इक्वल होना चाहिए, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट इक्वल,
डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के, ये कंडीशन है आपकी। और यहां आपने लगा दिया है लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, तो ज्वाइन किसके बीच में हो रहा है? एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट लेफ्ट है तो हमने क्या होता है, ये बंडल है यहां से ओपन हो जाएगा, और किसके बीच में है? डिपार्टमेंट टेबल के बीच में। ये आपकी कंडीशन बन गई। तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन की क्वेरी है, ये है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। राइट आउटर ज्वाइन है, उसको किस तरह से लिखेंगे? कोई जरूरी नहीं ऐसे लिखे, मैं ये भी लिख सकते हैं हम। एक मिनट साउंड आ रही, चेक करो। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है कि ऐसे ही होगा। आपको मैंने दो तरीके बताए लिखने के। एक क्वेरी को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, उसका आउटपुट देखिए। ये भी है आपका पाई ई नेम, है ना। कंडीशन क्या है? एम्प्लॉई कौन सा ज्वाइन है? लेफ्ट, तो आप लेफ्ट कर दो। किसके बीच में है? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है। और नीचे कंडीशन दे दो, यहां पर जाके जो भी कंडीशन है ना आपकी। कंडीशन क्या है सर? एम्प्लॉई डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ये आपने दे दिया। केवल यहां से मालूम चल जाएगा कि लेफ्ट आउटर जन की बात कर रहा है, ये आपने कंडीशन दे दी। ये और ये दोनों सेम, किसी भी तरीके से आप लिख दे, दोनों का आउटपुट आपका सेम आएगा। ठीक है, अब आइए राइट आउटर जॉइन की तरफ कि सर राइट आउटर जॉइन में क्या किया जाए। राइट आउटर सेम क्वेरी है, सेम चीज है, बस इसको राइट आउटर में लिखना है। तो हमने क्या किया सर? ई नेम हमने ये कर दिया है सिग्मा एम्प्लॉय टेबल है, इसका कॉलम क्या है? डिपार्टमेंट नंबर, जो इक्वल है इसी के कि सर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। और यहां आपने क्या कर दिया है? एम्प्लॉय जो टेबल है उसको राइट आउटर ज्वाइन में, राइट आउटर ज्वाइन बंडल ये लगा के और डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका राइट आउटर ज्वाइन हो गया। अब आइए फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में तीनों आउटर ज्वाइन अलग हो जाएंगे, मतलब फुल है तो आप इसको फुल ले लीजिए। आप कहाँ लिखें? चलो यहां लिख देते हैं, अलग लिख देते हैं। फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखें सर? मान लीजिए फाइल या प्रोजेक्शन ई नेम सिलेक्शन एम्प्लॉई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल का नाम है ना, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर। यहां क्या है? आर, ये वाली कंडीशन हो गई ओपन, दोनों तरफ से ओपन एस। ठीक है, ये आपका ये टेबल हो गई। डिपार्टमेंट आर एस नहीं, डिपार्टमेंट नाम लिख दो, भले आर एस नाम से नहीं है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नंबर से, तो उसका नाम लिख दो, है ना। ये लिख दो आप एम्प्लॉय एंड आर एस टेबल होता तो आर एस लिखते, और यहाँ क्या है? आपने लिख दिया डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका टेबल हो गई। ठीक है, ये फुल आउटर ज्वाइन है। आप इस तरीके से आप लिखते हैं, ये पूरा ज्वाइनिंग है। अब कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सामने वाला। अब थर्ड इसमें बचा हुआ है जो लास्ट है, वो है रीनेम। कि सर रीनेम कैसे करते हैं? अगर आपको टेबल का नाम चेंज करना हो, उसके एट्रीब्यूट का नाम, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, तो रीनेम है, रीनेम को हम इस रो से डिनोट करते हैं। ये आपका इस तरह का साइन होता है, ये इस तरह का जो साइन है आपका, है ना, इसको हम रीनेम से डिनोट करते। रीनेम को डिनोट करने के लिए इस तरह का साइन आपका आता है। और इसका जो सिंटैक्स है वो ये है आपका न्यू रिलेशन। न्यू रिलेशन का जो नेम, रिलेशन मतलब टेबल का नेम, न्यू रिलेशन नेम और ओल्ड रिलेशन नेम, जो पुराना टेबल था उसका क्या नाम, इस तरीके से हम चेंज करते हैं। अब जैसे मैंने कहा सर रो
एस आर, मतलब पुरानी टेबल का नाम तो आर था, इसका एस है, एक ही बात है ना, या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए कि सर न्यू टेबल है एस और पुरानी टेबल है आर, एक ही बात है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये ऑल टेबल नेम हो गया, ये न्यू टेबल नेम हो गया। या फिर आपने लिख दिया न्यू आर रो S1 S2 S3, ठीक है, और ये कर दिया है आर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपने एट्रीब्यूट के नाम चेंज कर दिया, रीनेम, आपने क्या किया है, रीनेम किया है एट्रीब्यूट का, आर टेबल के जो है उसका एट्रीब्यूट आपने चेंज कर दिए हैं। रीनेम, rename the attributes of the table R, ठीक है, rename the attributes of table R, ठीक है। या फिर मैंने ये लिखा कि सर रो, ये लिख दिया है मैंने S और इसके बाद मैंने लिख दिया है S1 S2 S3 और यहां लिख दिया है R। इसका क्या मतलब निकला कि सर टेबल का नाम भी चेंज कर दिया, उसके एट्रीब्यूट का नेम भी चेंज कर दिया है ना। रीनेम both टेबल and attributes of R and attribute of R। R टेबल है, उसका नेम भी चेंज कर दिया, नेम किससे चेंज किया है आपने, सर नेम चेंज किया है S से, ठीक है, और ये है इसका एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट भी आपने चेंज कर दिए हैं, इसका ये मतलब निकलता है। क्लियर है सबको? अब है छोटी छोटी चीजें और हैं कि सर डिलीशन है, जब हम डिलीशन एसक्यूएल में कर रहे हैं, है ना, अपडेशन कर रहे हैं या इंसर्शन कर रहे हैं, तो उसको रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे डिफाइन करेंगे कि सर मैंने कहा डिलीशन है, डिलीशन कमांड है आपकी, तो हम एसक्यूएल में कैसे करते हैं, डिलीट, अब जो भी डिलीट करना है, मान लीजिए स्टार है तो स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कंडीशन आपको दे रखी है, मान लीजिए कोई वेयर रोल नंबर 101, वेयर रोल नंबर 101, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन आपको दे रखी है। अब मैं ये कहता हूँ कि सर इसको रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर कन्वर्ट करना है, तो रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे करोगे, अब डिलीशन अब इंसर्शन इनका कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, तो हमारे पास जो ऑपरेशन है ना उसी ऑपरेशन पर वर्क करना है आगे पीछे करके। तो क्या होगा, जब हम सेट में सेट डिफरेंसेस जब हमने पढ़ा था ना, a माइनस बी करते हैं, तो a के वो एट्रीब्यूट जो b में नहीं है वो हमको मिल जाते हैं। अब ये क्या है, डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट टेबल में से ये जो डिलीट कर रहे हैं ना सारे जो उसके है, जहां रोल नंबर 101 है वो सारा डेटा हम डिलीट कर रहे हैं इस टेबल के अंदर से। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सर एक स्टूडेंट टेबल है आपके पास, स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है, इसमें से हम क्या किया है सर, हमने क्या किया है, सिग्मा की वो टपल जिसकी वैल्यू 101 है और वो स्टूडेंट टेबल के अंदर है, उसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया इसमें से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा सर, इसको डिलीट करने के बाद जो भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास बच जाएंगी, है ना। तो ये किस में शिफ्ट हो जाएंगी, हमारे पास जो नई है ना, जो नई टेबल बनेगी स्टूडेंट की, उसमें क्या होगा कि इस रोल नंबर को हटाने के बाद जो सारी वैल्यूज हैं वो हमारे पास बच जाएंगी। तो इसका मतलब यही है ना। तो रिलेशनल अलजेब्रा में हम इस तरीके से डिलीट को परफॉर्म कर सकते हैं, और वैसे कोई परफॉर्म का हमारे पास तरीका नहीं है। हमारे पास जो ऑपरेशन दे रखे हैं, सेट जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शंस है, ठीक है, सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, सेट डिफरेंसेस है, ज्वाइनिंग है, यही ऑपरेशंस होते हैं। तो इन्हीं ऑपरेशन के दम पर हमें डिलीशन को परफॉर्म करना है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं कहूँगी इंसर्शन करना है सर, कि सर इंसर्शन करना है आपको, इंसर्शन है। अब एसक्यूएल में तो कमांड है, लेकिन यहाँ वो कमांड नहीं है, लेकिन हम उसको कर सकते हैं। इंसर्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई टेबल है आपके पास, स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है, इसके अंदर है आपके पास रोल नंबर, नेम और मार्क्स करके एट्रीब्यूट है, ठीक है। मान लीजिए ये एट्रीब्यूट आपको दे रखे हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसमें कोई इस टेबल के अंदर इसका कुछ वैल्यूज हैं या रोज हैं, वो हमें ऐड करवानी, इंसर्ट करवानी। इसके 101 है, इसका कोई नाम दे दो, इसका कोई वैल्यूज दे दो आप।
तो हमने क्या करवाया कि सर अब ये जो इंसर्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्टूडेंट टेबल में ही होगा ना। तो हमारे पास यूनियन फंक्शन दे रखा है इसके अंदर, है ना। तो यूनियन 101, नेम दे दिया राज, ठीक है, मार्क्स दे दिया 85। अब ये यूनियन होगा तो इसकी वैल्यूज इस स्टूडेंट टेबल के अंदर आ जाएंगी और जो नया स्टूडेंट टेबल बनेगी वो ये बनेगी। तो ये आपका रिलेशनल अलजेब्रा में इस तरीके से इंसर्शन को परफॉर्म किया जाता है यूनियन के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए दूसरी रो परफॉर्म करवानी है, तो अब जो हमारे पास ये स्टूडेंट आया ना ये वाला, अब जो भी टेबल आई है स्टूडेंट, इसमें यूनियन करवा दीजिए 102 का, यहां लिख दीजिए मोहन, ये है 86, ठीक है। अब ये कहाँ नई टेबल जो बनेगी उसमें परफॉर्म हो जाएगा, उसमें आपकी नई रो बन जाएगी। तो ये रिलेशनल अलजेब्रा से हम इंसर्शन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका अपडेट कमांड हो गया। अपडेट, अगर अपडेट करना है तो अपडेट भी ऐसे ही कर सकते हैं हम कि मान लीजिए आपके पास यही 3 वैल्यूज थी, ये 3 वैल्यूज हैं, हमने अपडेट किया है, जो सैलरी है वो सबकी आपकी मार्क्स थी ना कि सैलरी थी। चलो एक नई टेबल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, इसमें है आपका ई नंबर, ये है ई नेम और ये है सैलरी। ये करके एक कोई टेबल है जिसके ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। और मुझे अपडेट करना है कि जो सैलरी है ना, जो प्रेजेंट सैलरी है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हर एम्प्लॉय की 1.05% इंक्रीज कर देता हूँ। तो उसको रिलेशनल अलजेब्रा में हमको लिखना है। तो हमने क्या किया सर, हमने ये कहा है कि इन सारे टेबल के एम्प्लॉयज को निकाल के लेके आओ जिनकी सैलरी 1.05 इंक्रीज की है हमने। तो हमने क्या किया है, प्रोजेक्शन ई नंबर, ठीक है, इन तीनों का, ये तीनों एट्रीब्यूट निकाल के लेके आने हैं। सैलरी है और अपडेशन का यूज लेना है। सैलरी में क्या किया आपने, अपडेट किया 1.05, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय टेबल है, ये वही एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल हो गई, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपकी कहाँ होगी, एम्प्लॉय टेबल में जाके बच जाएगी, एम्प्लॉय टेबल। ये अपडेशन हो गया, मतलब अपडेशन को हमने इस तरह से परफॉर्म कर दिया है। इस तरह से आपके ये सारे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन ये परफॉर्म होते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। ये पूरा रिलेशनल अलजेब्रा काम करती है इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज हमने बता दी हैं जो एसक्यूएल की थी, वो सारे परफॉर्म करके बता दिए कि रिलेशनल अलजेब्रा में किस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। और इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम पे हम पहले करेंगे एसक्यूएल की सारी प्रॉब्लम। तो जो भी पीडीएफ में सारी प्रॉब्लम दे रखी हैं, कोशिश करें पहले कि खुद करें, क्योंकि जब तक आपका खुद का ब्रेन काम नहीं करेगा, जब तक उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो पहले आप सारी प्रॉब्लम्स को करें और फिर उसके बाद मैं तो कराऊंगा ही, मैं तो हर प्रॉब्लम आपको करा दूंगा इसकी एसक्यूएल की, रिलेशनल अलजेब्रा की, है ना। तो फिर पहले हम लेंगे एसक्यूएल की प्रॉब्लम, जब भी टाइम मिलेगा, शायद सैटरडे संडे को रखते हैं इसका, सैटरडे को एसक्यूएल ले लेंगे पूरी और संडे को हम ले लेंगे रिलेशनल अलजेब्रा की प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा केवल टीआरसी डीआरसी बचेगा, 2 घंटे का है, मंडे को कंप्लीट करा देंगे। उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, पीडीएफ में 3-4 प्रॉब्लम्स ही हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी होगी वो साथ के साथ ले लेंगे और आपका ये यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे नेटवर्किंग वाला, जो आपका एरर डिटेक्शन है या फ्लो कंट्रोल्स हैं, वो 1 बाय 1 ले लेंगे, है ना। और बाकी तो सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप करते रहें। वैकेंसी मुझे ऐसी उम्मीद है शायद अब जून में ही आएगी, मई में तो चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक उम्मीद लग रही है कि आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करते रहें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है।